हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण के उद्देश्य क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रबंध में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य ऑब्जेक्टफुल होते हैं, उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। वैसे ही मूल्य निर्धारण या प्राइसिंग का कार्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसके ऊपर संस्था की बहुत कुछ सफलता निर्भर करती है। तो निश्चित तौर पर ये कुछ उद्देश्यों को मद्देनजर रखकर किया जाता है। बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता और किन्हीं बातों से प्रेरित होकर ही मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, कोई टारगेट लेकर। स्टैंटन और उसके सहयोगियों ने इसको पूरी तरह स्पष्ट किया। उनके अनुसार 3 प्रमुख उन्होंने कारण बताए, उद्देश्य बताए, जिसको ध्यान में रखकर हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं। जिसमें उन्होंने पहला बताया प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा बताया सेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स और थर्ड उन्होंने कहा स्टेटस को ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट, लाभ प्रधान उद्देश्य प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, आइए इसे समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, अधिकतम लाभ अर्जित करना। मूल्य निर्धारण का जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। ये सबसे इसका प्राचीन उद्देश्य रहा है, अर्थात हमेशा से रहा है कि जब भी किसी विक्रेता का बाजार के अंतर्गत कोई प्रभाव होता है तो वो अधिकतम लाभ अर्जित करने का प्रयास करता है और इस हद तक कराता है कि वो चाहता है कि उसकी सीमांत लागत और सीमांत आय के बराबर हो जाए। और यह उद्देश्य तभी पूरा किया जा सकता है जब बाजार पर उसका एकाधिकार की स्थिति हो, या संस्था बहुत ऊंचे मूल्य पर माल बेचने में तभी सक्षम होती है जब उसका एकाधिकार हो, उसकी प्रतिस्पर्धा न के बराबर हो। तो उस स्थिति में वो स्थिति को प्राप्त कर सकती है। लेकिन ये सामाजिक दायित्व की विचारधारा के विरुद्ध है और कई प्रकार के जो अधिनियम बनाए गए हैं उसके भी ये विरुद्ध माना जाता है। दूसरा आता है स्कीमिंग ऑफ क्रीम प्राइस, हम ये कहते हैं मलाई उतार मूल्य। उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो मूल्य निर्धारण का उद्देश्य बाजार में मलाई उतारना भी इसको बोला जाता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत किसी भी उत्पाद या सेवा में प्रारंभिक मूल्य बहुत अधिक रखा जाता है और उसके प्रारंभिक विक्रय से बहुत अधिक लाभ अर्जित किया जाता है। इसी को अपने कहते हैं मलाई उतारना या स्कीमिंग द क्रीम प्राइस। जब बाजार में प्रोडक्ट नया होता है, उसकी प्रतिस्पर्धा कम होती है या स्थानापन्न कहते प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध नहीं होते उसके सब्स्टिट्यूट, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक में रेट बहुत अधिक ऊंचे रखे जाते हैं, उसका मूल्य ऊंचा रखा जाता है और बाद में धीरे धीरे इसका मूल्य घटा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है अचीविंग टारगेट रिटर्न ऑन सेल, विक्रय पर लक्ष्य निर्धारित करके लाभ प्राप्त करना। मूल्य निर्धारण का इसका उद्देश्य होता है कि जो उसका विक्रय होगा उसमें निश्चित राशि का प्रतिफल जोड़ दिया जाता है विक्रय राशि में और उस पर लाभ कमाया जाता है। अर्थात मूल्य निर्धारित करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसकी लागत में उतनी प्रॉफिट की राशि जोड़ दी जाती है जितनी हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। यह नीति काफ़ी अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट आता है अचीविंग टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर निर्धारित लाभ को प्राप्त करना। तो विक्रय पर लाभ लक्ष्य की तरह विनियोग पर लाभ लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है, या यह संस्था के कुल विनियोग की गई राशि के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं विनियोग की गई राशि का हमें 20% लाभ अर्जित करना है, तो हम उसके आधार पर क्या करेंगे, मूल्य निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट आता है अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, तो इसमें क्या होता है उचित लाभ प्राप्त करना। तो ये कुछ संस्थाएं जो होती हैं वो उचित लाभ प्राप्त करने की नीति पर कार्य करती हैं और उसके अनुसार मूल्य निर्धारित करती हैं और अपनी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के मूल्यों और लागतों को ध्यान में रखकर ये कार्य करती हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत मिनिमाइजिंग लॉस, हानि को कम करना। तो इस आधार पर मूल्य निर्धारित करना। कभी कभी संस्थाएं भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना करती है, तो ऐसी स्थिति में संस्था को लाभ कमाना कठिन हो जाता है। तो इस उद्देश्य को लेकर वो अपना मूल्य निर्धारण इस प्रकार से करती है कि उनकी हानि को कम से कम किया जा सके। सेकंड मेन पॉइंट आता है सेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स, तो इसमें क्या है कि विक्रय को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित करने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो विक्रय की मात्रा को अधिकाधिक करना, या हम कहते हैं मैक्सिमम सेल वॉल्यूम। तो मूल्य निर्धारण करने का उद्देश्य होता है कि विक्रय की मात्रा को अधिकाधिक किया जाए। ऐसा उद्देश्य करने के लिए विक्रय की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रतिस्पर्धी संस्थाओं को बाजार में प्रवेश करने से रोका जा सकता है और इस उद्देश्य को प्राय ध्यान में रखते हुए एक संस्था एक निश्चित अवधि में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि के रूप में अपने मूल्य निर्धारित करती है, जिससे बाजार में विक्रय की मात्रा को बढ़ाया जा सके। सेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स में दूसरा आता है कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करना, या कहते
ग्राहकों की संख्या को बढ़ाना। मूल्य निर्धारण का जो उद्देश्य हो सकता है वो ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करना हो सकता है। प्राय सभी संस्थाएं ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर अपना विक्रय बढ़ाना चाहती है। कभी कभी पुरानी संस्थाएं अपने पुराने ग्राहकों की वृद्धि का अभियान चलाने के लिए एक विशेष योजना या मूल्य निर्धारण के अंतर्गत विशेष योजना बनाकर विशेष मूल्य निर्धारित करके उनकी संख्या को वृद्धि करती है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग मार्केट शेयर। बाजार में अपना जो भाग है, जो अंश है उनकी सेल के अंतर्गत टोटल सेल का, उसको बनाए रखना। तो कभी कभी मूल्य निर्धारण इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि जो बाजार में हमारा टोटल सेल के अंतर्गत हमारा रेशो है उसको बनाए रखा जाए, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी लागतों और लाभ के निश्चित प्रतिशत या दर को समय अनुसार कम ज़्यादा करके वो अपने बाजार में अपने रेशो को बनाए रखती हैं। और सेल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स में लास्ट आता है मैक्सिमम अपने मार्केट शेयर को करना। जो अपने बाजार भाग को अधिकतम करना चाहती है संस्थाएं मूल्य निर्धारण को इस प्रकार करती हैं कि बाजारों के भाग जो उनका शेयर है उसमें वृद्धि हो सके, अर्थात टोटल शेयर का जो उनका परसेंटेज है उसको बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से वो प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के मूल्यों को समझते हुए उसके अनुसार अपना मूल्य निर्धारित करती है, ताकि उस प्रतिस्पर्धा में अपना उनका हिस्सा विक्रय का बढ़ सके। थर्ड मेन आता है पॉइंट स्टेटस को ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात यथा पूर्व स्थिति के उद्देश्य क्या है या यथा पूर्व स्थिति उद्देश्यों को लेकर क्या किस प्रकार से मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसमें फर्स्ट आता है स्टेबिलाइजिंग प्राइसिंग, अर्थात मूल्य स्थिर बनाए रखना। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य होता है मूल्यों को इसके अंतर्गत स्थिर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसा उद्देश्य तब होता है जब उत्पाद बहुत ज़्यादा प्रमाणित हो और संस्था की ख्याति प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में संस्था मूल्य नीति का अन्य छोटी संस्थाओं का अनुसरण करती है और उनमें मूल्य में स्थिरता बनाई रखती हैं। प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना या कहते हैं मीट कंपटीशन, ये कभी कभी संस्थाएं मूल्य निर्धारण इस प्रकार से करती हैं कि वो प्रतिस्पर्धा में बनी रहें। ऐसी स्थिति में वो कई बार अपना मूल्य बहुत कम कर लेती हैं और काफ़ी कम करती हैं, जिसके कारण से प्रतिस्पर्धा बाजार में वो टिकी रहे और नई जो संस्थाएं हैं या और जो उनके कंपटीशन में संस्थाएं हैं वो बाजार के अंतर्गत आसानी से अपना माल विक्रय नहीं कर सकें। इस प्रकार से वो प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत मूल्य निर्धारित करती हैं। स्टेटस को ऑब्जेक्टिव में लास्ट आता है अस्तित्व की रक्षा करना, यह कहते हैं टू इंश्योर एग्जिस्टेंस। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य है अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है। बाजार में भीषण या गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, तो ऐसी स्थिति में संस्था को अपने प्रचलित उत्पाद को बनाए रखने के लिए और अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन बना रहे उनका और उनकी जो बाजार में शेयर है वो बना रहे, इसके बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसमें आता है मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। देखिए, इसको मोटे तौर पर अपने दो भागों में बांट सकते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो आंतरिक घटक होते हैं, जो संस्था के अंदर वातावरण विद्यमान है, जिसमें उसके विभिन्न कार्य हो सकते हैं संस्था के, उसके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, उत्पाद जीवन चक्र हो सकता है, या अपने कहते हैं अनेक प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करना, उसके संगठन का आकार हो सकता है, प्रबंध की नीतियाँ हो सकती हैं। इस प्रकार के कुछ घटक होते हैं जो उसके मूल्य को आंतरिक तौर पर प्रभावित करते हैं। तो जिसमें प्रमुख अपने देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, अर्थात संगठनात्मक घटक। किसी भी संस्था के अंतर्गत संगठनात्मक जिसका संगठन है वो संस्था के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। टॉप लेवल पर और मिडिल लेवल पर दो स्तर पर मूल्य निर्धारण करने की व्यवस्था की जाती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग एक कंक्लूड होकर मूल्यों को निर्धारित किया जा सके, उसको हम निष्कर्ष तौर पर मूल्यों को संस्था की ओर से निर्धारित कर सकें। तो जो उच्च स्तर पर प्रबंधक हैं या अपने कहते हैं संगठन हैं और जो मध्य स्तर पर हैं, ये दोनों ही उसके निर्धारण में अपनी भूमिका अदा करते हैं और जिससे मूल्य प्रभावित होता है। इसी प्रकार हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, कहते हैं विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण में मूल्य एक घटक है और मूल्य निर्धारण करते समय विपणन मिश्रण के जो घटक होते हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। अपने कहते हैं जैसे प्रोडक्ट है या मिडलमैन है या हमारी जो प्रमोशनल टेक्निक्स हैं, जो हम विज्ञापन या अन्य प्रकार के संवर्धनात्मक उपाय करते हैं, निश्चित तौर पर ये इसको प्रभावित करते हैं, जिससे मूल्य निर्धारित होता है। या हम कहते हैं विपणन मिश्रण जो है ये मूल्य को प्रभावित करने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रबंधक मूल्यों को घटा बढ़ाकर संपूर्ण विपणन व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास करते हैं, किंतु ऐसा करने से विपणन घटकों की कई बार अवहेलना हो जाती है और उपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए जो विपणन मिश्रण है हम कहते हैं मोटे तौर पर प्रमुख रूप से मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, या अपने कहते हैं उत्पाद विभेदीकरण। उत्पादों के
प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसमें अलग अलग प्रोडक्ट में कैरेक्टर डेवलप किए जाते हैं, उसमें अलग अलग विशेषताएं दी जाती हैं, उसमें रंग रूप आकार बनावट डिजाइन पैकिंग आदि में परिवर्तन किया जाता है। तो इसी उत्पाद विभेदीकरण की स्थिति में मूल्य को भी ये प्रभावित करते हैं। उसी के अनुसार इनका मूल्य फिर अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग निर्धारित किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादन की लागत भी उनके मूल्यों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्येक संस्था की लागत है वो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है। इसी प्रकार प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र जो है ये प्रभावित करता है कि उत्पाद का किस प्रकार से जीवन रहेगा। अर्थात यदि बाजार में प्रवेश करता है तो उसका मूल्य संस्थाएं कम रखती हैं, जब वो विकास अवस्था में आता है तो कुछ मूल्य बढ़ा देती हैं, इसके पश्चात वो परिपक्वता की स्थिति में आता है तो उसका मूल्य और अधिक कर दिया जाता है, और जब वो अपने पतन की ओर आता है तो उसके मूल्य घटाने पड़ जाते हैं। इसी प्रकार हम कह दें प्राइसिंग ऑब्जेक्ट या मूल्य जो निर्धारण के उद्देश्य हैं वो भी इसको प्रभावित करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। लाभ कमाना चाहते हैं अधिकाधिक, विक्रय करना चाहते हैं अधिकाधिक, या जो हमारा बाजार में रेशो चल रहा है उसको बनाए रखना चाहते हैं। इन उद्देश्यों को भी, जिस उद्देश्य को आप चुनाव करेंगे उसके अनुसार मूल्य निर्धारित होंगे, वो प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या मिडल मैन, ये भी प्रभावित करते हैं कि आप यदि अधिक मध्यस्थ हैं तो निश्चित तौर पर आपको मूल्यों में उनको कमीशन अधिक देना पड़ेगा, उसका मूल्य ऊंचा होगा। मध्यस्थ कम है तो निश्चित तौर पर जो मध्यस्थों का कमीशन कम होगा तो मूल्य कम होगा। इसी प्रकार प्रमोशनल टेक्निक्स हैं जो हम कहते हैं हमने संवर्धनात्मक उपाय किए हैं मूल्यों को प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए। निश्चित तौर पर उस पर कितना खर्च हो रहा है वो भी लागतों में ऐड होगा तो उसका मूल्य बढ़ेगा अगर आप बड़े पैमाने पर प्रमोशनल टेक्निक बनाते हैं। इसी प्रकार जो उत्पाद की विशेषताएं हैं वो भी किस प्रकार से है, वो कुछ जल्दी खराब होने वाला नाशवान प्रोडक्ट है, या हम कह दें इसके स्थानापन्न किस प्रकार के हैं, इसके सब्स्टिट्यूट बाजार में किस प्रकार से उपलब्ध है, मांग और पूर्ति में क्या संबंध है, ये चीजें भी उसके मूल्य निर्धारण को प्रभावित करेंगी। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल घटक। बाह्य घटकों में हम कहते हैं प्रोडक्ट डिमांड कैसी है, अर्थात प्रोडक्ट की मांग लोचदार है, बेलोजदार है, या कहते हैं पूर्णतया लोचदार है या पूर्णतया बेलोजदार है, अर्थात उसकी इलास्टिक डिमांड है या इनइलास्टिक डिमांड है, या हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक उसकी डिमांड है या परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड है। तो इस पर निर्भर करेगा कि उत्पाद की मांग कैसी है, उस पर हमारा मूल्य निर्धारण करेगा। बाजार में उसका कंपटीशन कैसा है, तो मूल्य में हमारी प्रतिस्पर्धा कैसी है। निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के जो मूल्य हैं उनके समर्थनात्मक उपाय हैं या वितरण या उसके मध्यस्थ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें भी वैसे प्रकार का सिस्टम या उससे बढ़िया अपनाना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर लागतें से प्रभावित होंगी। इसी प्रकार क्रेता का व्यवहार बाजार में कैसा है, क्रेता के व्यवहार जो है वो निश्चित तौर पर बाजार में मूल्यों को प्रभावित करते हैं, और उसकी नेचर कैसी है, उसके पास उसकी क्रय क्षमता कैसी है, ये उसको प्रभावित करेगी। इसी प्रकार हमारी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कैसे हैं, साधनों की लागत क्या है, कच्चे माल की शक्ति की वो बढ़ जाती है कम हो जाती है, श्रम है पूंजी है, इसके ऊपर भी हमारी डिपेंड करेगा। ये एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं ये प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था की हमारी क्या स्थिति है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था तेजी की ओर है, मंदी की ओर है, या प्राइस इन्फ्लेक्शन हम कहते कैसा है, मनी इन्फ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है बाजार में, ये स्थितियां भी उस मूल्य निर्धारण को प्रभावित करेंगी। सरकार के नियम और नीतियां कैसी हैं, सरकार के अनेक नियम हैं जो मूल्यों को प्रभावित करते हैं। हम कहते हैं देश के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, MRTP एक्ट है, औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आदि कानून और नीतियां जो नियम है ये प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ जो एथिक वैल्यू है वो उस संस्था में, उस हम कह दें समाज में किस प्रकार की है। निश्चित तौर पर यदि वो बहुत अधिक है तो हमें किसी प्रकार का हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यदि वो बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हैं तो निश्चित तौर पर अधिक लाभ नहीं कमाया जा सकता। प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है तो इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नैतिक वैल्यू या एथिक वैल्यू क्या है उसकी, उसके बेस पर हम मूल्यों का निर्धारण करेंगे, ये चीज़ें उसको प्रभावित करेंगी। तो स्टूडेंट्स ये था मूल्य निर्धारण के उद्देश्य और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक। धन्यवाद।